अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए एच हादी ऑफिशियल। आज कवर करेंगे हम चैप्टर 4 का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे इमेज डिस्प्ले ऑप्शंस। इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। उन्हीं ऑप्शन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि उनके यूज़ करने से क्या होता है। नंबर फर्स्ट में हमारे पास आता है रीजन ऑफ इंटरेस्ट। ये ऑप्शन तकरीबन तमाम स्कैनर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको यूज़ करके हम इमेज के ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया को डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेस्ट का CT स्कैन करते हैं स्पेसिफिकली हार्ट को देखने के लिए, उस हार्ट को डिफ़ाइन करने के लिए, तो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूरे चेस्ट स्कैन में सिर्फ और सिर्फ हार्ट होगा। यही रीजन ऑफ इंटरेस्ट सर्कुलर भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है या रेक्टेंगुलर, ठीक है। और इसके अलावा ऑपरेटर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे उस एरिया को सिलेक्ट कर सकता है। डिफाइनिंग द साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ रीजन ऑफ इंटरेस्ट, या हम ये भी कह सकते हैं कि डिफाइनिंग द रीजन ऑफ इंटरेस्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मैनी डिस्प्ले एंड मेजरमेंट फंक्शन। यानी जब इमेज डिस्प्ले होगी तो सबसे जो पहला काम होता है वो होता है रीजन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करवाना। किसी भी रीजन ऑफ इंटरेस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें उनमें आती है इमेज मैग्नीफिकेशन, सिलेक्टेड रीजन ऑफ इंटरेस्ट की एवरेज हाउस फील्ड मेजरमेंट्स वैल्यूज़ लेना एंड एक्वायरिंग द स्टैंडर्ड डेविएशंस। इन सब चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। किसी भी इमेज को इंटरप्रेट करने के लिए, उसकी तशख़ीस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हाउस फील्ड वैल्यूज़ लेना। विंडो सेटिंग्स की इन चंद वैल्यू को लाजमी याद रखें, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए जो विंडो विड्थ होती है वो 350 है एंड जो विंडो लेवल है वो 150 है। इसी तरह अगर चेस्ट की बात कीजिए तो लंग्स का विंडो विड्थ जो है वो 1500 है, जबकि विंडो लेवल -600 है। सिलेक्टेड रीजन ऑफ इंटरेस्ट से जो हम मेजरमेंट लेते हैं हाउस फील्ड वैल्यूज़ की, वो नेगेटिव इफ़ेक्ट होती हैं। एक तो वॉल्यूम एवरेजिंग से और दूसरा इमेज नॉइज़ से। तो किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स और क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया जाता है। हम कर्सर्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस जगह पर कर्सर रखा जाता है उसके नीचे आने वाले जितने भी पिक्सल्स हैं उनकी हाउस फील्ड वैल्यूज़ हमें ऑब्टेन होती हैं। यानी इस कर्सर के नीचे जितना भी एरिया आएगा सिर्फ़ और सिर्फ उसी रीजन के पिक्सल से हमें हाउस फील्ड वैल्यूज़ मिलेंगी। लेकिन अगर रीजन ऑफ इंटरेस्ट को हमने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ हो तो उस सारे जितना रीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर जितने पिक्सल्स होंगे उन सब की एवरेज वैल्यू हमें मिलेगी। इन सिंपल वर्ड्स के सबसे पहले अगर हम कर्सर्स यूज़ कर रहे हैं, हमने रीजन को सिलेक्ट नहीं किया, तो उस कर्सर के नीचे जितना भी एरिया आएगा उसकी वैल्यूज़ हमें मिल रही होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले से ही सिलेक्ट कर लेते हैं एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट को कि हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट ये होने वाला है, तो उस सारे रीजन ऑफ इंटरेस्ट से वहाँ जितने भी पिक्सल्स मौजूद होते हैं उन सब की एवरेज हाउस फील्ड वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एरिया लेते हैं जहाँ पर ट्यूमर या लेजन होने के चांसेस हैं, तो उस सारे रीजन की एवरेज हाउस फील्ड वैल्यूज़ लेना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कि उस रीजन में जितने पिक्सल्स मौजूद हैं उन हर एक पिक्सल की अलग अलग वैल्यूज़ ली जाएँ। तो इससे बेहतर है कि हम उस रीजन में प्रेजेंट तमाम पिक्सल्स की एवरेज वैल्यूज़ को लेते हैं। अच्छा, ये बात तो तब होगी जब हम किसी रीजन को सिलेक्ट करेंगे, रीजन ऑफ इंटरेस्ट हमने पहले से सिलेक्ट किया होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि डायरेक्ट हमें वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम कर्सर्स मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। जहाँ पर कर्सर रखेंगे वहीं उसके अंडर आने वाले पिक्सल से हमें उसकी वैल्यूज़ मालूम हो जाएंगी। ये मेथड हमारे पास तब इफेक्टिव है व्हेन यूज्ड एज अ रैपिड मेथड ऑफ एवेल्युएटिंग द डेंसिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑन द इमेज। यानी इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि रीजन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया जाए और फिर उसकी एवरेज वैल्यू ली जाए। हम डायरेक्टली उस एरिया के ऊपर जिस रीजन पे सस्पेक्टेड होता है कि यहाँ पर कोई पैथोलॉजी हो सकती है, तो उस रीजन पर हम कर्सर रखते हैं और डायरेक्ट उधर से वैल्यूज़ हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास आयोटा आ जाता है कि कंट्रास्ट इंजेक्ट करते ही हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि उस पूरे रीजन को पहले सिलेक्ट किया जाए और फिर उससे वैल्यूज़ ली जाए। तो डायरेक्ट हम कर्सर को उस जगह पर रखते हैं ताकि उस एरिया के वैल्यूज़ हमें मिल जाएँ, ठीक है। नॉर्मल ब्लड की हाउस फील्ड वैल्यूज़ हैं 70, और जब उसके अंदर कंट्रास्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है तो जो हाईली कंट्रास्ट इन्हेंस्ड ब्लड होता है ना, उसकी हाउस फील्ड वैल्यूज़ होती है 90 से लेकर 160 के दरमियान तक। अगर तो हम कर्सर मेजरमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, और हमने कंट्रास्ट को इंजेक्ट कर दिया लेकिन फिर भी हमें बगैर डेंसिटी वाले ब्लड की हाउस फील्ड वैल्यूज़ हमें मौसूल हो रही हैं, यानी कि 70 हाउस फील्ड वैल्यूज़ आ रही हैं ब्लड की जो नॉर्मल होती हैं, तो फिर उसमें
कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सही है। जैसे कि हम इंजेक्शन साइट को चेक करेंगे, ठीक है, कि कंट्रास्ट सही से जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, या उस ट्यूब को चेक करेंगे कि वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो गई है। इससे हमारे पास जो कंट्रास्ट है वो स्लोली जाता है। और या फिर इंक्रीजिंग द डिले टाइम बिटवीन द इंजेक्शन एंड द स्टार्ट ऑफ द स्कैन। अगर हम एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं तो वहाँ पर एवरेज हाउस रीड वैल्यूज़ के अलावा स्टैंडर्ड डेविएशंस वैल्यूज़ भी दी जाती हैं। दिस रीडिंग इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ द सिटी नंबर वेरीज विद इन अ रीजन ऑफ इंटरेस्ट। यानी रीजन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उनके अंदर अगर हर एक हाउस रीड वैल्यूज़ आपस में वेरी कर रही है, उनके अंदर डिफरेंस है, तो उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस रीडिंग। लेट्स कंसिडर एक एरिया है, एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके अंदर एवरेज हाउस रीड वैल्यूज़ जो है वो है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशंस वैल्यूज़ है 0। मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द पिक्सल्स रीडिंग। सिलेक्टेड रीजन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जितने भी पिक्सल्स होंगे उन सब की वैल्यूज़ 5 होगी, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी, जैसा कि 1 2 3 4 5 अप टू, इधर एग्जांपल में लिखा हुआ है 20। फॉर एग्जांपल हम 20 कंसिडर करते हैं और सिलेक्टेड रीजन के अंदर एवरेज हाउस रीड वैल्यूज़ वही सेम 5 रहती हैं। तो हर एक पिक्सल्स के अंदर जो डिफरेंस होता है वो अब 20 का आएगा। मतलब एक पिक्सल्स की वैल्यूज़ 5 है तो अब दूसरे की 25 होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो रीजन होगा उसके अंदर फिर 20 का डिफरेंस होगा, या 20 ऊपर होगा या 20 नीचे होगा। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस। Amount of the city numbers varies within the region of interest. The standard deviation does not indicate the level of the individual pixels, ठीक है। यानी ये as a considered whole selected region of interest का डिफरेंस बताता है, इंडिविजुअली हर एक पिक्सल्स का नहीं बताता। जनरली कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि हाई स्टैंडर्ड डेविएशंस को प्रोड्यूस करवाते हैं और वो वैल्यू है 1। यानी डिफरेंस जो है दो पिक्सल्स की हाउस रीड वैल्यूज़ में वो 1 का होगा। अच्छा, उन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि रीजन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट है उनके अंदर डिफरेंट मिक्स्ड एटेन्यूएशन वैल्यूज़ हमें अराइज हो रही होती हैं। जिस तरह हमने ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करवाया तो इसके अंदर हमें कैल्शियम के फ्लैक्स नज़र आ रहे थे। इसी तरह इस सिलेक्टेड रीजन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हमें स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स अपीयर हो रहे थे। इस रीजन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हमने बेसिकली सिस्ट को देखना था, किडनी सिस्ट को, लेकिन ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ द रीजन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिक्स्ड एनाटमी नज़र आ रही होती है, ठीक है। किडनी का जो कैलस है एडजेसेंट टू रीनल कैलस और सेकंड वन सिस्ट, इन दोनों के कम्बिनेशन से जो कंबाइंड वैल्यू आती है वो हमें उधर से हाउस रीड वैल्यूज़ उधर से मिल रही होती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू या तो 0 के इक्वल होती है या 0 से ग्रेटर होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिस्टेंस मेजरमेंट का, और तमाम के तमाम सिटी सिस्टम इसको अलाउ करते हैं, उनमें ये मौजूद होता है। ये फीचर हमारे पास तब हेल्पफुल होता है जब हम किसी एबनॉर्मलिटी का साइज़ मालूम कर रहे होते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑफ द बायोप्सी नीडल या ड्रेनेज ऑपरेटर्स, उसके लिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हमें एबनॉर्मलिटी का साइज़ पता होता है तो हम उस हिसाब से नीडल को इतने ही एरिया तक इंसर्ट करते हैं जितनी वो पैथोलॉजी होती है, उस एरिया में एबनॉर्मलिटी होती है, उससे ज़्यादा हम उस नीडल को इंसर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर उस नीडल के ज़रिए तमाम का तमाम फ्लूइड्स या टिश्यूज़ को हम ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। इसके अलावा ये सिस्टम एबनॉर्मलिटी का जितनी भी बाउंड्रीज़ है ना साइड वाइज, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेता है कि ये पैथोलॉजी जो है कितने साइज़ तक बढ़ी हुई है, चाहे वो सेंटीमीटर्स तक हो या चाहे वो मिलीमीटर्स तक हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इमेज एनोटेशन का। इमेज एनोटेशन से मुराद सिटी इमेज के ऊपर एनाटमी के अलावा जितने भी वर्ड्स, फ्रेज, एरोज़ या अदर मार्कर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, उन सब को हम इमेज एनोटेशंस कहते हैं, जिसके अंदर फैसिलिटी का नेम होता है कि चाहे एक्सरे हमने करना है या सीटी स्कैन कर रहे हैं या एमआरआई कर रहे हैं, पेशेंट का नेम होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि हर पेशेंट को डिफरेंट अलॉट होते हैं जब वो जाते हैं हॉस्पिटल, ठीक है। उसकी डेट लिखी जाती है, स्लाइस नंबर और थिकनेस लिखे जाते हैं कि इस सीटी प्रोसीजर के अंदर कितने नंबर ऑफ़ स्लाइस का स्कैन होगा और उसकी थिकनेस क्या होगी। फिर पिच भी लिखी जाती है, ठीक है। टेबल लोकेशंस और मेजरमेंट स्केल्स, ग्रे स्केल्स एंड राइट एंड लेफ़्ट इंडिकेशंस भी वहाँ पर मेंशंस होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेफरेंस इमेज। रेफरेंस इमेज को हम स्काउट इमेज भी कहते हैं। इस रेफरेंस इमेज का फ़ायदा ये होता है कि ये हमें स्लाइस लाइंस को डिस्प्ले करवाता है इन अ कोरिस्पोंडिंग लोकेशंस। फॉर एग्जांपल हम अगर वर्टिब्रल कॉलम को ले लें, स्पेसिफिकली लंबर वर्टिब्रा को ले लें, तो हमें नहीं पता कि लंबर वर्टिब्रा कहाँ पर प्रेजेंट होता है,
ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम रेफरेंस इमेज को देखें तो वहाँ पर स्लाइस लाइंस शो हो रही है और हर एक स्लाइस लाइन एक कोरिस्पोंडिंग लोकेशन को ज़ाहिर कर रही है, अपेयर हो रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से 36 नंबर स्लाइस के ऊपर हमें लंबर वर्टेब्रा शो हो रहा होता है। तो इसका फ़ायदा यही होता है कि ये हमें स्लाइस लाइंस को दिखाता है एग्जैक्ट करेक्ट लोकेशंस के ऊपर। एंड आल्सो दिस फीचर एड्स इन लोकलाइजिंग स्लाइस अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक लैंडमार्क्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इमेज मैग्नीफिकेशन का। लेट्स कंसिडर दिस पिक्चर कि जितनी हम मैग्नीफिकेशन ज़्यादा करते हैं उतना फील्ड ऑफ व्यू जो हमें नज़र आ रहा होता है वो कम होता जाता है। एज अ रिज़ल्ट ओरिजिनल से ये इमेज हमें लार्जर नज़र आती है। इमेज मैग्नीफिकेशन से रेजोल्यूशन नहीं बढ़ती, वही की वही रहती है, लेकिन सिंपली ओरिजिनल पिक्चर से लार्जर नज़र आती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ होती है उनके मार्जिन्स को हम अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर सकते हैं और साथ साथ इसकी वजह से हम कर्सर्स को एक्यूरेट पॉइंट पर प्लेस करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो मेजरमेंट ले रहे होते हैं उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। इमेज मैग्नीफिकेशन इज़ नॉट द सेम एज द डिक्रीजिंग द डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू। And one more thing, image magnification should not used when the image display on the monitor appears too small. जब बहुत ही छोटी इमेज हो तो उसके लिए हम इमेज मैग्नीफिकेशन को यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि अनअप्रोप्रिएट डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू हमने सेलेक्ट किया होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि लार्ज डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू हो ताकि हम इमेज को मैग्नीफाई कर सकें। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है इमेज मल्टीपल डिस्प्ले। इट अलाउज द मोर देन वन इमेजेस टू बी डिस्प्लेड इन अ सिंगल फ्रेम, कि एक ही फ्रेम के ऊपर एक से ज़्यादा इमेजेस को डिस्प्ले किया जा सके। ये तब किया जा सकता है जब किसी फिजिशियन ने रिक्वेस्ट की हो कि मल्टीपल कापीज़ इस एनाटमी की मुझे चाहिए, जैसे कि 4 इमेजेस पर प्लेन या 6 इमेजेस पर प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हिस्टोग्राम। It is a graphical display showing how frequently a range of the city numbers occur within the region of interest. फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एडवांस्ड डिस्प्ले फंक्शंस। इसके अंदर बताया गया कि कन्वेंशनल सीटी स्कैन की जितनी भी स्टडीज़ थी उनके अंदर एक्सेल इमेजेस ली जाती थी जो कि पेशेंट की बॉडी की लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ करती थी। इमेज के लिए अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के लिए मोर प्लेन्स की स्टडी ज़रूरी होती है, ठीक है। मोर प्लेन्स हमें रिक्वायर होते हैं किसी भी इमेज को स्टडी करने के लिए अच्छे से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो था कि पेशेंट को गैंट्री के अंदर तो बार बार डिफरेंट पोजीशन से नहीं लेटाया जा सकता कि उनकी डिफरेंट प्लेन में इमेजेस ली जा सकें। तो इस लिमिटेशन को ख़त्म किया इमेज कॉमनली रेफर टू एज अ मल्टी प्लेनर रिफॉर्मेटिंग MPR। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस।